Hello everyone, my name is Shalini Sharma. Welcome back to my channel Learn with Shalini. So the chapter of the day is chapter 1st of history of class 8, that is how, when and where, part 1. Let's start with the chapter. Now, introduction. As we have already studied, Indian history is divided into 3 periods. आपको पता ही है Indian history 3 periods में divided है. Ancient period, medieval period and modern period. So the duration of the ancient period is from Paleolithic age, that means from ape man, from the age of ape man to 700 AD. Medieval period from 700 AD to 1700 AD. Modern period from 1700 AD to till date. Okay, now ancient history, medieval history and modern history. You have read about or you have learnt about ancient history in class 6, यानी कि class 6 में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है about these events of the history like Indus Valley Civilization, Buddhism and the Jainism, the Mauryans, the post-modern kingdoms, Gupta period. Medieval history, you must have read about medieval history in class 7. Establishment and the expansion of Delhi Sultanate, religious movements in the 15th and the 16th century, यानी कि भक्ति और सूफी movement. Mughal dynasty, about Mughal empire in India, later Mughals, then the Maratha state. Okay, so medieval history जो है वो हमने class 7 में पढ़ा है. Now in class 8 we will study about modern history. मॉडर्न हिस्ट्री में किन किन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे? यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया, दैट मीन्स द ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. मेजर बैटल्स, दैट मीन्स द बैटल विद द ब्रिटिशर्स. सोशल एंड द कल्चरल अवेकनिंग इन द इंडिया, यानी कि जो सोशल रिफॉर्म्स हमारी सोसाइटी में हुए थे टू अपलिफ्ट द यू कैन से लोअर क्लास ऑफ पीपल इन द सोसाइटी और टू रिमूव द सोशल इवल, जो सोशल मूवमेंट्स हमारे कंट्री में हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे. देन द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 जो इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम क्लास 8 में पढ़ेंगे. लेट्स मूव ऑन. Now, major developments in the modern period around the world. Okay, so children, before we study about the modern period in India, we'll discuss about the modern period around the world. The modern period in Europe began with the European Renaissance, which laid emphasis on the spirit of inquiry. अब यहाँ पे 2 words है, European Renaissance. Renaissance का मतलब क्या होता है? रीबर्थ. यूरोपियन यानी कि यूरोप में होने वाला रेनेसा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरोपियन रेनेसा. रीबर्थ का मतलब क्या है? एडवांसमेंट. एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ यू कैन से कल्चर, फिलोसफी, लिटरेचर एंड आर्ट. ओके, सो यूरोपियन रेनेसा का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, यानी कि इससे पहले यूरोप में कोई भी एडवांसमेंट नहीं हुए थे, कोई भी किसी भी आर्ट लिटरेचर का डेवलपमेंट इससे पहले नहीं हुआ था. सो 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में जो चेंज आया है या यूरोप का जो रीबर्थ हुआ है, रेनेसा मीन्स रीबर्थ, जो रीबर्थ हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूरोपियन रेनेसा. विच लेड एम्फोसिस ऑन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि उसके बाद में यूरोपियन लोग बहुत ज़्यादा यू कैन से दे बिकेम क्यूरियस एंड दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग देयर सराउंडिंग्स. आसपास की जो कंट्रीज़ है उनके बारे में उन्होंने ऑब्जर्व करना या जर्नीज़ करना शुरू कर दी थी. ओके, यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो हमारे हम कह सकते हैं मॉडर्न पीरियड में वर्ल्ड में हुए हैं. क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं? द जेस्ट फॉर एडवेंचर इनिशिएटेड बाय द मूवमेंट कॉल्ड रेनेसा ऑल्सो एनकरेज लॉन्ग सी वोएजेस, यानी कि आपको पता ही है कि कुछ जो इन्वेडर्स थे या फॉरेन कंट्री से जो लोग थे उन्होंने इंडिया का जो रूट है, यानी कि इंडिया का एड्रेस हम कह सकते हैं, वो सी रूट्स के थ्रू यू कैन से डिस्कवर करना शुरू कर दिया. स्पेनिश एंड पोर्टुगीज एक्सप्लोरर्स सच एज क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डी गामा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ वास्को डी गामा, मेड देयर मार्क इन फाइंडिंग न्यू सी रूट्स अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि ये कुछ जो एक्सप्लोरर्स हैं उन्होंने यू कैन से अक्रॉस दी वर्ल्ड डिफरेंट सी रूट्स इन्होंने फाइंड आउट कर लिए थे कि कैसे वो किसी दूसरे कंट्री तक पहुंच सकते हैं, रूट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे. डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स
हेल्प्ड इन मार्किंग न्यू ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों किए थे? क्योंकि रेनेसा आ गया था, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, तो उनको लगा कि अब हमें ट्रेड करना होगा, ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग बनेगी। ओके, सो यू कैन से विद द मोटिव ऑफ डेवलपिंग न्यू ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द डिफरेंट कंट्रीज और विद द neighboring countries, okay, they discovered the you can say sea routes which led to the emergence of imperialism। देखो, imperialism वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई पावरफुल कंट्री एक अपने से लेस पावरफुल कंट्री पे एस्टेब्लिश कर लेता है अपना पावर, उसी को हम क्या बोलते हैं, imperialism। और you can say that when the most powerful country, or you can say the powerful countries which acquired their control over less powerful countries, okay, उनको economically politically अपने अंदर क्या कर लेते, subjugate कर लेते, उसी को हम क्या बोलते हैं, imperialism। okay, so ये कुछ major events हैं वर्ल्ड के मॉडर्न पीरियड के। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड है उसमें क्या क्या इवेंट्स हमें देखने को मिले थे। लेट्स मूव ऑन नाउ। Modern period in India. The death of Aurangzeb in 1707 is considered to be the beginning of the modern period in India। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, आपको पता है पहले हमने डिस्कस किया था 1700 से जो टिल डेट जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपका मॉडर्न पीरियड। और इंडिया के बारे में बात करें तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद से यानी कि 1707 से ही इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था। The successors of the Aurangzebs were too weak to maintain the unity and integrity of the vast Mughal Empire। यानी कि आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, हमने चाहे मॉडर्न एम्पायर पढ़ा चाहे हमने गुप्ता एम्पायर पढ़ा, उसमें एक चीज़ कॉमन थी, जब भी कोई एम्पायर डिक्लाइन होता है तो उसमें जो मेन यू कैन से मेन कॉज जो होता है वो क्या होता है, वीक सक्सेसर्स। यानी कि औरंगजेब के बाद में जो सक्सेसर यानी कि उसके बाद में जो राजा आए थे मुगल एम्पायर में, वो इनकेपेबल थे, वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर को हैंडल नहीं कर पाए। ओके, दैट इज वाई क्या हो गया, वो एम्पायर जो है मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो इवेंचुअली आफ्टर हिज डेथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई पॉलिटिकली कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एम्पायर नहीं है जो पूरे कंट्री को पॉलिटिकली बाइंड करके रखे, became rampant throughout those territories of the Indian subcontinent that were under the Mughal rule। यानी कि उसकी डेथ के बाद से क्या हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो स्प्रेड हो गई वो उन टेरिटरीज में जहाँ पे मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश था। ओके, सो रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, रैम्पेंट दिस मीन्स अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कोई किंग नहीं था, कोई एक ऐसा एम्पायर नहीं था जो पूरे कंट्री को बाइंड करके रखे। सो दैट इज वाई क्या हो गया था, एक एनार्की काइंड ऑफ सिचुएशन और यू कैन से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो उस समय क्रिएट हो गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। ओके, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली और indirectly related to many important events in world history। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पीरियड है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्ल्ड में जो इवेंट्स है इवेंट जो हुए उनसे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, दैट विल डिस्कस डीपली, देन यू विल गेट टू नो हाउ द यू कैन से मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियड ऑफ द वर्ल्ड। Thus it cannot be studied in isolation from these events। ओके, यानी कि इंडिया की जो मॉडर्न पीरियड जो है वो हम इन इवेंट से सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते, ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, हाउ, दैट विल डिस्कस फॉरवर्ड। नाउ A major development in the world history was the industrial revolution। यानी कि वर्ल्ड में एक जो मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला और एक चेंज जो देखने को मिला वो क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंग्लैंड। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, यानी कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई थी, एडवांसमेंट आना शुरू हो गया था, विच बिगैन इन द मिड 18th सेंचुरी। ओके, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ उसने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया और इंडिया को भी इन्फ्लुएंस किया। कैसे,
Europeans started looking for export markets for their finished goods and such markets could be found in colonial countries like India. अब जब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, फिनिश गुड्स बनाने शुरू किए, अब उनको फिनिश गुड्स सेल करने के लिए चाहिए मार्केट, तो मार्केट उनको कहाँ पे अवेलेबल होगा? कॉलोनियल कंट्रीज़ में. कॉलोनियल कंट्रीज़ का मतलब क्या होता है? वो कंट्रीज़ जो एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटी छोटी कॉलोनीज़ में डिवाइडेड है, वो कंट्रीज़ जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं है. और अभी हमने डिस्कस किया था कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था. ओके, सो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंडियंस बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं इंडियन रूलर्स जो हैं कोई एक किसी पर्टिकुलर किंग के अंडर नहीं थे. स्मॉल स्मॉल किंगडम्स जो है वो एस्टैब्लिश हो गए थे. कोई एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं था जो पॉलिटिकली इंडिया को बाइंड करके रखे. ओके, सो इंडिया में ये पॉसिबिलिटी थी कि ब्रिटिशर्स इस चीज़ का, इंडिया में जो डिवीजन हो रखा है, जो एनार्की, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते थे. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया में अपना मार्केट डेवलप किया जाए, क्यों ना ब्रिटिश जो गुड्स है उनको इंडिया में सेल किया जाए. ब्रिटिश प्राइवेट कंपनीज केम टू इंडिया, एस्टेब्लिश देयर रूल, सब्जुगेटिंग लोकल किंग्स. ओके, आपको पता ही सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी. उन्होंने इंडिया में जो मुगल एम्परर्स थे उनसे ये बोल के परमिशन ली थी कि भी हमें यहाँ पे ट्रेड करना है. तो उन्हें लगा कि ठीक है, उनको बदले में वो लोग रेवेन्यू दे देते किंग्स को, तो किंग्स को लगा कि ठीक है ये हमारे बेनिफिट का है, तो उन्होंने उनको ट्रेड परमिशन दे दी. लेकिन ब्रिटिशर्स का जो एक्चुअल मोटिव था वो क्या था कि पूरे इंडिया को ही कैप्चर कर लो और इंडिया पे ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश कर लो. और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. ओके, उन्होंने क्या किया? दे एस्टैब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल किंग्स. उन्होंने जो वहाँ के जो लोकल किंग्स थे या जो वीक किंग्स उनको लगे, जिन्होंने उनसे अग्री कर लिया, जो उनसे डर गए थे, उनको अपने अंडर लेके अपना एम्पायर उनकी कॉलोनीज़ में, उनके एरियाज़ में एस्टैब्लिश कर लिया. दे कंट्रोल द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. उन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था. कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस. रेवेन्यू यानी कि इनकम, वो लोगों से एग्रीकल्चर करते तो वहाँ पे लोगों से फोर्सफुली टैक्स लेते. ठीक है, सो इस तरीके से उन्होंने अपनी इनकम जो है वो यहाँ से जनरेट करना शुरू कर दी थी इंडियन मार्केट से. बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस. ओके, वो लो प्राइसेस पे इंडिया के लोगों से अच्छे क्वालिटी के जो हैं वो गुड्स परचेस करते थे. एंड प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट. ओके, और प्रोड्यूस जो यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, जो या एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है, वो इंडिया के लोगों से कम प्राइसेस पे सेल करके इंडिया में हम कह सकते इंग्लैंड में सेल करते थे. और वहाँ का जो इन्फीरियर क्वालिटी की जो फिनिश गुड्स है उनको इंडियन मार्केट में सेल करते थे. ओके, लेट्स मूव ऑन. ओके, Indians were forced to buy British-made goods, and along with this, Indian goods were not allowed to compete with the British market. यानी कि इंडियंस को फोर्सफुली जो ब्रिटिश मेड गुड्स है, यानी कि जो ब्रिटेन में बनी हुई गुड्स है, फिनिश गुड्स जो है, जो इन्फीरियर क्वालिटीज़ की है, उनको वो इंडिया में फोर्सफुली इंडियंस को सेल करते थे. और इंडियन गुड्स जो है उनको ब्रिटिश यू कैन से मार्केट में कॉम्पीट करने का भी मौका नहीं मिलता था. यानी कि जब ब्रिटिशर्स जो गुड्स सेल करते थे वो वहाँ के लोगों को अपने गुड्स बताकर सेल करते थे. यानी कि इंडिया के गुड्स का नाम वो नहीं लेते थे, एज देयर ओन गुड्स वो ब्रिटिश मार्केट में सेल करते थे. तो इंडियन की जो गुड्स है उनको मौका ही नहीं मिलता था कि वो ब्रिटिश जो गुड्स है या इंग्लैंड में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके साथ में कॉम्पिटिशन कर सके. ऑल द लोकल प्रोड्यूसर्स एंड हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज पुट आउट ऑफ द बिजनेस. यानी कि आप देखो कि जब इंडियंस जो है, जब उनको फोर्सफुली ब्रिटिश गुड्स जो है परचेस करने को कहा जाएगा, तो फिर वो जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो घरों में जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस फिर किसके लिए करेंगे? जब कोई गुड्स की डिमांड ही नहीं है तो आप प्रोडक्शन क्यों करोगे? क्योंकि इंडियंस को फोर्सफुली जो ब्रिटिश मेड गुड्स कंज्यूम करने को या ख़रीदने को कहा जा रहा है, तो वो इंडिया के जो लोकल प्रोड्यूसर्स का गुड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे. तो इससे क्या होगा? जब डिमांड ही नहीं होगी इंडियन गुड्स की तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे? तो इस वजह से क्या हुआ, जो लोकल प्रोड्यूसर्स है या जो हैंडलूम या टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ. ठीक है, वो बिजनेस से बिल्कुल बाहर हो गए, प्रॉफिट मेकिंग वो बिल्कुल भूल गए और उनको टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ते थे. अगर थोड़ा बहुत वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स उनसे टैक्सेस भी लेते थे. या कोई एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर आप वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते तो वहाँ से भी वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कह सकते हैं उनसे टैक्सेस लेते थे. तो इस तरीके से वो अपनी इनकम जो है वो जनरेट करते थे फ्रॉम इंडियन पीपल.
Now India was the source of raw materials as well as her large population was the possible market for the British goods. यानी कि इंडिया एक तरीके से क्या होगा, यहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडिया से वो लोग जनरेट करते थे, ठीक है, और यही इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड को सेल करते थे. यानी कि अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के दो मोटिव है जो सर्व हो रहे. एक, उनको रॉ मटेरियल्स नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए जिनसे वो अपने प्रोडक्ट्स बनाकर यू कैन से ब्रिटेन में सेल कर सकते हैं, और एक उन्हें मार्केट मिल गया जहाँ पर वो अपनी जो इन्फीरियर क्वालिटीज़ के गुड है, यानी कि जो बैड क्वालिटीज़ के जो ब्रिटिश गुड है उनको सेल कर सके. यानी कि दोनों ही चीज़ों में क्या है, इन्हीं का फ़ायदा हो रहा है. ठीक है. द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द कंपनीज रूल लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ कॉमन फीलिंग ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अमंग द मासेस. यानी कि जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो है, ठीक है, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स जो है उनका नेचर क्या था, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था. जैसे मुगल्स जब आए थे, तो मुगल्स जब इंडिया में एंटर किए तो उनका ये मोटिव था कि हम यहाँ आएंगे, इंडिया को कैप्चर कर लेंगे और इंडिया में ही अपना रूल एस्टेब्लिश करेंगे, और वो कुछ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, लोगों के बारे में भी, अपनी प्रजा को भी सर्व करने की कोशिश करते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स का क्या मोटिव था कि जितना हो सके उतना ज़्यादा इंडिया का एडवांटेज उठाया जाए. ठीक है, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हम इसको कहते हैं. ठीक है, यानी कि जो भी इंडिया का सारा पैसा जो है वो इंग्लैंड में जा रहा था और इंग्लैंड जो है वो फ्लरिश हुआ था, और यहाँ पे इंडिया की जो कंडीशन है वो काफ़ी डिटोरेट हो रही थी. इंडिया इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा था. ओके, इस वजह से क्या हुआ, लोगों में जो फीलिंग जो है, हेट्रेड की फीलिंग जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई. ठीक है, इसका आप एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, ठीक है, वो एज अ गेस्ट आता है, फिर वो आकर हम पे ही रूल करता है, हमें कुछ चीज़ें करने को फोर्स करता है, और वो हमारे घर में लीडर बन जाता है. तो व्हाट विल यू फील, यू विल फील सो बैड कि भाई हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, अब ये गेस्ट यहाँ आके रह गया है, ये हम पे रूल कर रहा है, ठीक है, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है. तो बिल्कुल वैसे ही इंडिया को लगा कि कोई सडनली कोई बाहर से एक जो ब्रिटिश रूल है वो आ गया, इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ और उसने इंडिया का नुकसान करना शुरू कर दिया. ओके, सो ये जो है ये आपका मॉडर्न, जो हम कह सकते हैं इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड है, उसमें जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल इंडिया में हुआ है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट इज़ द मेजर इवेंट ऑफ द यू कैन से मॉडर्न पीरियड, ओके, ऑफ इंडियन हिस्ट्री. Okay, so that is all for today's class. The second part of this chapter we'll discuss in the next video. Okay, I hope this chapter is clear to you. Thank you so much for watching my video. I will meet you in the second part of this video. Please like, share and subscribe to my channel. Till then, bye, take care.